आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। शीर्षक देखकर ही आप इस वीडियो का विषय समझ गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेहद जरूरी बात बताना चाहूँगा। मैंने जो आखिरी वीडियो बनाया था वह दरअसल इस अफवाह को दूर करने के लिए बनाया था कि नेपाल ने कभी भी भारत से मिलने की बात नहीं की। मैंने अपने वीडियो में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, तो मैं एक बार फिर ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि आखिरी वीडियो में सिर्फ गलत बताने की बात कही गई थी। खैर चलिए नया वीडियो शुरू करते हैं। आपने अखंड भारत के बारे में तो सुना ही होगा, जो इतना विशाल था कि इसमें आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अन्य छोटे छोटे देश बसे हुए थे। कहा जाता है कि नेपाल भी अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। उसी प्रकार अखंड नेपाल को बृहत नेपाल के नाम से जाना जाता था। आज का नेपाल लगभग 1,47,181 किमी 2 में फैला हुआ है। दूसरी ओर अखंड नेपाल का आकार आज के नेपाल से 60% बड़ा हुआ करता था और कहा जाता है कि इसमें भारत का कुछ हिस्सा भी शामिल था, जिसे गोरखा सेना ने 1791-1804 में भारतीय सेना ने जीत लिया था। दुर्भाग्य से गोरखा सेना ने जो जमीन भारतीय राजाओं से जीती थी वो 1814-1816 के एंग्लो नेपाली युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध में उन्होंने खोदी, जिसके बाद सुगाली संधि के तहत नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमाएं बनाई गयी। कहा जाता है कि सुगाली संधि से पहले नेपाल का क्षेत्र 2,92,181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इन आंकड़ों से यह पता लगाया जा सकता है कि नेपाल ने युद्ध में अपना 60-70% क्षेत्र खो दिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि ग्रेटर नेपाल के दौरान दार्जिलिंग और सिक्किम के कुछ इलाके नेपाल के अंतर्गत आते थे। बहरहाल हम इस विषय पर एक नए वीडियो में बात करेंगे। अखंड नेपाल की शुरुआत एक छोटे से हिस्से से हुई थी, जिसे पृथ्वी नारायण शाह ने शुरू किया था। पृथ्वी नारायण शाह गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा थे। नारायण शाह प्राचीन काल के राजपूताना परिवार से थे, जिन्होंने मात्र 2500 वर्ग किलोमीटर के गोरखा साम्राज्य को अखंड नेपाल बनाया था। शाह ने धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, जिससे उसका गोरखा साम्राज्य बढ़ने लगा। 1740 के अंत तक उन्होंने 1769 में अपनी राजधानी काठमांडू में स्थानांतरित कर दी, जो आज के नेपाल की राजधानी है। दर्जनों राज्यों को जीतने के बाद उन्होंने गोरखा साम्राज्य का नाम बदलकर नेपाल कर दिया। 1775 में पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह शाह ने अपने पिता का काम जारी रखा, लेकिन किसी कारणवश 1777 में उनकी भी मृत्यु हो गई और फिर आए पृथ्वी नारायण शाह के दूसरे बेटे बहादुर शाह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नेपाल को बड़ा बनाने के लिए समर्पित कर दिया। बहादुर शाह के शासन में नेपाल तिब्बत, दार्जिलिंग और सिक्किम तक पहुंच गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर बहादुर शाह को वह सब खोना पड़ा। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह के अन्य राज्यों पर आक्रमण और पराजय से पहले 1770 और 1779 में देश का दर्जा देने से पहले नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं था, जैसा कि आज ज्ञात है। नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी के पूर्व में थी। जब उनके दूसरे बेटे बहादुर शाह ने नेपाल को एक अखिल हिमालयी राज्य बनाने के बारे में सोचा, 1790 के बाद बहादुर शाह और उसके उत्तराधिकारियों ने काली नदी के पश्चिम में राज्य जीत लिया और 1809 में ये सब बदलने तक नेपाल की सीमाओं को सतलुज नदी से परे पश्चिम तक बढ़ा दिया और कांगड़ा राजा ने महाराजा रणजीत सिंह की सहायता से गोरखा सेना को पूर्व में पीछे हटने की अनुमति नहीं दी। बहादुर शाह भी अपने शासन में तिब्बत को जीतना चाहता था, जिसके लिए उसने 3 वर्षों तक तिब्बत पर आक्रमण भी किया। ये बात 1789 से 1792 तक की है। दरअसल बहादुर शाह तिब्बत में व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय तिब्बत पर चीनियों की बहुत अच्छी पकड़ थी और चीनी सेना ने बहादुर शाह की गोरखा सेना को काठमांडू लौटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद नेपाल और चीन के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे चीन नेपाली संधि के नाम से जाना जाता है। महाराजा हठस बहादुर शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से गोलियां, गोला बारूद और बंदूकें मांगी, लेकिन फिर भी वह तिब्बत नहीं जीत सके। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों ने यह प्रयास जारी रखा और वे सिक्किम के कुछ हिस्सों को जीतने में भी सफल रहे, क्योंकि उस समय सिक्किम के राजा चोगल चीनियों जितने शक्तिशाली नहीं थे। अब इन दोनों मानचित्रों पर एक नजर डालें। ये दोनों मानचित्र नेपाल और ब्रिटिश भारत की सीमाओं को दर्शाते हैं। पहला नक्शा 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल जीतने से पहले की नेपाल की सीमाएं दिखाई देती हैं। दूसरा नक्शा 1805 का है, जिसमें बताया गया है कि जब उन्होंने दूसरे राज्यों को जीतना शुरू किया तो नेपाल का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने सतलुज नदी के पास कांगड़ा की
भूमि पर नेपाल का झंडा भी लगाया। लेकिन सुगौली संधि के बाद ब्रिटिश भारत को वह हिस्सा नेपाल को लौटाना पड़ा। अब हम जानते हैं कि प्राचीन काल में नेपाल की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। शाह के वंश ने नेपाल को भी एक बड़ा देश बनाया, लेकिन ग्रेटर नेपाल के बारे में लोगों को जागरूकता 2000 के बाद ही आई। जब कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में आई तो ग्रेटर नेपाल की अवधारणा थोड़ी जटिल थी, क्योंकि हम ग्रेटर नेपाल के जिस क्षेत्र की बात करते हैं वह केवल वह हिस्सा है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से वापस ले लिया था। हम इसमें तिब्बत का वह हिस्सा शामिल नहीं करते जो चीनियों ने ले लिया था। नेपाल में आज भी कई लोगों को भारत पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत ने उनका वह हिस्सा जबरदस्ती छीन लिया है। इस साल उस हिस्से को वापस लेने की मांग भी की गई। नेपाल के एक एनजीओ ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें उत्तराखंड और दार्जिलिंग को यूएन का हिस्सा वापस देने की अपील की गई, जिसे 1816 की सुगौली संधि में नेपाल के राजा को देना पड़ा। यहाँ हम सभी को एक बात समझनी होगी कि जो चीजें अतीत में हो चुकी हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, और जिस तरह से नेपाल के राष्ट्रवादी 1816 में खोई हुई जमीन वापस मांगने की बात कर रहे हैं उससे तो अराजकता ही बढ़ेगी, और ये इतना बढ़ सकता है कि न चाहते हुए भी कहीं नेपाल और भारत के बीच युद्ध शुरू न हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो हम सब जानते हैं कि नेपाल इतना ताकतवर नहीं है कि वो भारत से लड़ सके, इसलिए वह चीन से मदद मांग सकता है और ये लड़ाई विश्व युद्ध भी बन सकती है। लेकिन मेरे नेपाली मित्रों, आपको ये भी समझना होगा कि ये अंग्रेजों का भारत था जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। भारत नेपाल से नफरत नहीं करता। हमारे देश में आपके प्यार का स्वागत है, चाहे अखंड भारत हो या अखंड नेपाल। ये रिकॉर्ड है कि भारत और नेपाल कभी एक दूसरे से नहीं लड़े। पूरी दुनिया में ये दोनों देश ऐसे होंगे जो एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए, और मुझे इस पर गर्व है। अखंड भारत बृहत नेपाल, अखंड भारत बृहत नेपाल। दोस्तों, भारत में केवल एक ही चीज है और वो अखंड भारत के अलावा कुछ नहीं है। उसी तरह नेपाल में भी केवल एक ही चीज है और वो ग्रेटर नेपाल के अलावा कुछ भी नहीं है। मित्रों, अखंड भारत में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसका कुल क्षेत्रफल 83 मिलियन वर्ग था। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक ग्रेटर नेपाल 334 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। मित्रों, अखंड भारत मुझे पच नहीं रहा, क्योंकि सब यही कहते हैं नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो मैंने गूगल पर खोजा भारत कितने वर्ष पुराना है, तो आप देख सकते हैं कि गूगल ने क्या कहा, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 2500 वर्ष कहते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि नेपाल कितने साल पुराना है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गूगल ने क्या कहा, 13वीं सदी पुराना। इसका मतलब है कि हमारा देश नेपाल 3000 साल पुराना है। अब ये बात हिंदुस्तानी भाई को हजम नहीं होगी, इसलिए मैंने फिर से खोज की, क्या भारत नेपाल से भी पुराना है, तो आप सब देख सकते हैं कि गूगल ने क्या कहा, ये गलत जानकारी है। नेपाल वर्तमान भारत से कोई 1000 वर्ष पुराना था, यानी ये बात गलत है, और नेपाल भारत से कोई 1000 साल पुराना है। फिर मैंने सर्च किया क्या नेपाल भारत से भी पुराना है, तो आप देख सकते हैं गूगल ने कहा नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, यानी नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे स्वतंत्र देश है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कल पैदा होने वाला बच्चा यानी 2500 साल पहले पैदा हुआ बच्चा आज भारत मांग रहा है, तो क्या हम 3000 साल पहले का ग्रेटर नेपाल नहीं मांग सकते? अब हमें भी 3 वाला ग्रेटर नेपाल चाहिए, 44,250 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आप सच्चे नेपाली हैं तो हमारे ग्रेटर नेपाल के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये संदेश सभी नेपाली भाइयों तक जाना चाहिए। उन्हें भी पता है कि हमारे नेपाल का इतिहास कितना पुराना है, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए नमस्ते।